नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे एक धमाके की। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच गठबंधन तैयार कर लिया गया है विपक्षियों का, और इसमें शरद पवार भी एक सिरा पकड़े हुए हैं। लेकिन एनसीपी क्योंकि बिखर चुकी है, टूट चुकी है, अजीत पवार दूसरी तरफ चले गए हैं, तो क्या अब एक और धमाका एनसीपी पार्टी में होने जा रहा है? और वो धमाका क्या शरद पवार करने वाले हैं? क्या हो रहा है बैकग्राउंड में? इनसाइड स्टोरी आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या धमाका होने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? मतलब पिछले एक साल से देखें तो धमाके ही धमाके हो रहे हैं। कभी शिंदे साहब चले जाते हैं, फिर अजीत पवार साहब चले जाते हैं, अब एक और धमाका होने जा रहा है। वो क्या है ये पूरी कहानी इसके पीछे की? देखिए, करीब एक महीने होने को आए जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और उनके समर्थक 8 मंत्री, उनको शपथ दिलाई गई थी। 2 जुलाई की तारीख थी वो, और अचानक से सब कुछ हुआ 2 जुलाई को। और हम लोगों ने देखा कि दिन में वो तमाम लोग जो कि विपक्ष में थे, अजीत पवार तो खुद विपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वो और एनसीपी के 8 और लोग, जिसमें बड़े बड़े नेता थे, ऐसे नेता भी थे जो कि मुश्किलों में फंसे हुए थे, जिन पर ईडी की कार्रवाई भी हो रही थी, ये तमाम लोग अचानक एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा हो जाते हैं, शपथ ले लेते हैं। और उसके बाद डिक्लेयर ये कर दिया जाता है कि हम ही हैं ओरिजिनल एनसीपी। अजीत पवार साहब का खेमा कहता है कि हम ही हैं ओरिजिनल एनसीपी, और जो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है एनसीपी हमारे पास है ये साबित करने के लिए, वो हमारे पास है। 53 एमएलए एनसीपी के हैं, शरद पवार साहब के नेतृत्व वाली एनसीपी के, उसमें से 36 एमएलए ही नहीं, हमारे पास तो 40 से भी ज़्यादा एमएलए हैं। लोगों को लगा अरे ये क्या हुआ अचानक, लेकिन वो सामने दिखाई पड़ रहा था। वो मंत्री पद ले चुके थे, उनके समर्थक खुशियां मना रहे थे। तब से लेकर आज तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, क्या अजीत पवार साहब ने वो 36 एमएलए जो कि ज़रूरी हैं, 2/3 ये बताने के लिए कि पार्टी टूट गई है, वो कहीं गिनवाए? उन्होंने नहीं गिनवाए। और क्या शरद पवार साहब ने गिनवाए कि नहीं अजीत पवार गलत कह रहे हैं, देखो 36 से ज़्यादा तो हमारे पास है, तो उनके पास कहाँ से विधायक हैं? उन्होंने भी नहीं गिनवाए। अब आप एक और इसमें जोड़िए इम्पॉर्टेंट पहलू, और वो ये है कि महाराष्ट्र में इस वक्त हाउस चल रहा है। जैसे देश में पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा का भी सत्र चल रहा है। तो उसमें आप कहीं भी रहे, विधायक सत्र में तो मौजूद होते हैं। तो सत्र में मौजूद सभी एनसीपी विधायकों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। उनके नेताओं को हमने देखा, अजीत पवार साहब एनडीए की बैठक में 18 जुलाई को थे, शरद पवार साहब इंडिया की बैठक में बेंगलुरु में 18 जुलाई को थे। लेकिन जब सवाल उनके 53 विधायक का आता है, तो महाराष्ट्र के सदन में कोई विधायक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर तो बड़ा क्लियर है कि जो पवार साहब के साथ है वो विपक्षी खेमे में जाके बैठेंगे, और जो अजीत पवार साहब के साथ हैं वो इस तरफ सरकार के साथ बैठेंगे। तो 53 विधायक में से बमुश्किल 15-17 विधायक आते हैं सदन, और उसके बाद बाकी के 40-35 विधायक आए ही नहीं सदन। वो दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं कि हम किस तरफ इधर हैं या इधर हैं। अब ये दूसरी कन्फ्यूजन की स्थिति, पहली तो कभी 36 किसी ने साबित नहीं किया कि मेरे साथ हैं, दूसरी के विधायक भी न इधर बैठ रहे हैं न उधर बैठ रहे हैं। तो अंदर खाने देखिए सत्ता के गलियारों में ये बड़ी ज़ोर की चर्चा है कि दरअसल ये जो दोनों फैक्शन हैं, परिवार के दोनों अंग ही हैं,
इनके बीच कुछ सुलह सफाई हो गई है और उसका एक नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी पूरी तरह से समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो सरकार चला रही है उसको एनसीपी के सभी 53 विधायक समर्थन करेंगे और शरद पवार जो कि अध्यक्ष है एनसीपी के, अब वो तो फिर उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भाई अब तो उन्हें मतलब उनको भी जाना पड़ेगा। तो क्या वो ऐसा करेंगे? पूर्व के कई मौक़ों पर उन्होंने कहा 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की बात हुई थी, लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि हमारी और उनकी विचारधाराएं अलग हैं। तो क्या वो जाएंगे? उसका भी रास्ता निकाल लिया गया है और तय यही हुआ है कि जो हमारी जानकारी कहती है उसके अनुसार शरद पवार अपनी राजनीति को विराम देंगे, वो संन्यास लेंगे और एनसीपी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाएगी। हाल ही में तो उन्होंने कहा था कि ना वो टायर्ड है ना रिटायर्ड है, फिर इतने दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अब टायर्ड भी नज़र आ रहे हैं और अब रिटायरमेंट की जो है सुगबुगाहट भी है? आजकल संसद का सत्र चल रहा है। संसद के सत्र में हर दिन की शुरुआत, चूंकि मणिपुर की क्राइसिस चल रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो कमरा है उसमें सारे विपक्ष के नेता, ये जो इंडिया के पार्टियां हैं, इंडिया पार्टीज, ये सारी जुड़ती हैं और बैठक करती हैं कि भाई आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। किसी दिन काले कपड़े पहनने हैं, किसी दिन संजय सिंह के पास जाके बैठना है जो कि सदन से निष्कासित हैं, बाहर बैठे, तो वो अपना रणनीति बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा हिमांशु के शरद पवार साहब दिल्ली में ही हैं और कुछ बैठकों में सुबह की वो हाजिर भी हुए हैं। न उनकी तरफ से कोई आवाज़, न उनकी तरफ से कहीं कोई इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में कुछ बात। देखिए, शरद पवार कोई ऑर्डिनरी नेता तो है नहीं और जब ये विपक्षी गठबंधन आकार ले रहा था उस वक्त चर्चा ये थी कि जैसे नीतीश कुमार कन्वीनर हो सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी कन्वीनर हो सकती हैं, वैसे शरद पवार भी कन्वीनर हो सकते हैं। उनकी तरह की सियासी एक्सपीरियंस रखने वाला कोई और नेता तो इस वक्त बिरले है, बहुत कम है, तो क्यों नहीं वही रहें। और आपको याद होगा कि वो वहाँ से चल करके दिल्ली आए थे और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और जो एक बीच में पेंच आया था कि भाई सावरकर पर राहुल क्यों बोलते हैं, इससे हमारे महाविकास अघाड़ी में दिक्कत होती है क्योंकि मराठी लोग सावरकर को सम्मान देते हैं और राहुल गांधी यदा कदा उनके खिलाफ बोल जाते हैं। तो बड़े नाराज़ थे उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने उनको शांत कराया और दिल्ली आकर के, और उसके बाद यहाँ पर एक समझौता भी हुआ कि अब राहुल गांधी सावरकर के बारे में नहीं बोला करेंगे और आजकल वो बोलते भी नहीं हैं। जो नेता इतने सक्रिय थे, आजकल वो दिल्ली में मौजूद हैं और उनके होने का पता भी नहीं चल रहा है। वो बैठकों में भी जाते हैं, खामोश रहते हैं और सब कुछ इतनी सफाई और शांति से हो रहा है। अब चलिए महाराष्ट्र, वहाँ सत्र चल रहा है मुंबई में, कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है। दावा तो करना चाहिए था, विपक्ष के नेता तो मंत्री बन गए जाके। अजीत पवार तो मंत्री बन गए, तो विपक्ष में अब बच गए उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी के बचे हुए विधायक। तो ये मांग होनी चाहिए कि भाई हमें इलेक्ट होना है, पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव को पता ही नहीं है कि एनसीपी वाले कितने हमारे साथ हैं, कितने हमारे खिलाफ हैं। तो उन्होंने मांग ही नहीं कि देखिए अब सत्र खत्म होने जा रहा है 4 तारीख को, तो और विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है। तो शरद पवार क्या ऐसे नेता हैं जो अजीत पवार, क्योंकि हालांकि उनकी भी राजनीतिक एक छवि है,
वो अपनी पकड़ रखते हैं। इस चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या चाचा पीछे रह गए और वो नहीं समझ पाए अजीत पवार, जो शायद वो नहीं चाहते होंगे कि करें, लेकिन किया उन्होंने और वो बड़ा सरप्राइजिंग रहा, जिसके बाद अब शायद ये हो रहा है कि अगले महीने वो राजनीति ही छोड़ दें, संन्यास ले लें। वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस है, उनकी अगली बैठक कहाँ है? मुंबई में। मुंबई 25 तारीख कहा जा रहा है कि बैठक होने जा रही है, अगस्त 25, और उसके एक दिन पहले सब लोग पहुंच जाएंगे 24 तारीख को, और वहाँ होस्ट के तौर पर उद्धव ठाकरे को और एनसीपी को रहना था। तो कोई पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि आप इधर हैं या इधर हैं, तय कर लेना पड़ेगा। लोगों ने ये नोटिस किया कि जैसा आपने भी कहा कि 7 जुलाई को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं न टायर्ड हूँ न मैं रिटायर्ड हूँ, और ये कह कर के उन्होंने सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई इस लाइन को पुनः कोट किया था। जब उनके बारे में मुझे याद है, उस बैठक में मैं था, कवर किया था हमने कि वेंकैया जी अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री आवास में 7 रेस कोर्स रोड उस वक्त कहलाता था, वहाँ बैठक चल रही थी, वहाँ पर एक कोई कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम में कहा था कि हम अब आडवाणी जी के नेतृत्व में, है ना, और हमारे पुराने नेता हैं, वो जितने लोग टायर्ड हो रहे हैं, उनको आदत थी इस तरह से बोलने की वेंकैया जी को, तो उनके लिए हम लोगों को सोचना है और एक नए अभियान में आडवाणी जी के लगना है, हाँ, के नेतृत्व में लगना है। ये बात जब उन्होंने कही तो वाजपेयी जी का नंबर आया बोलने का, और उन्होंने, जैसा कि वो बोलते थे, बोलते बोलते ये कह दिया कि न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हूँ, और फिर उन्होंने कह दिया आडवाणी जी के नेतृत्व में आगे अभियान। दोनों बातें रख ली, कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। उसके बाद बहुत दिनों तक वेंकैया जी माफ़ी मांगते रहे और सुनने में आया कि बहुत नाराज़ हुए थे वाजपेयी जी। तो उस वक्त से ये बात चल पड़ी, न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हूँ, उसी बात को उन्होंने कोट किया था। हालांकि बाद में आपने देखा कि कैसे वाजपेयी जी नेपथ्य में गए और आडवाणी जी सामने आ गए, और 2009 का चुनाव आडवाणी जी को प्रोजेक्ट करके लाया गया प्रधानमंत्री के तौर पर। हालांकि उसमें उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था वाजपेयी जी का, पर ये तब की घटना है जब उनका स्वास्थ्य साथ दे रहा था। और यकीनन शरद पवार आज की तारीख में, बावजूद उनके कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उनसे बेहतर स्वास्थ्य में हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त थे, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगी थी, लेकिन पवार साहब पूरी तरह से कॉन्शियस हैं। लेकिन अब उन्हें एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जब बैठक होगी तो कायदे से, चूँकि वो बेंगलुरु की बैठक में थे, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। अगर उनकी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी में चली जाती है तो फिर उन्हें बीजेपी वालों की बैठक में जाना पड़ेगा या फिर बीजेपी वालों के साथ दिखना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को अवॉइड करने के लिए ये सोचा जा रहा है कि भाई अगर वो राजनीति को अलविदा कह देते हैं तो ये स्थिति आएगी ही नहीं कि उन्हें इंडिया अलायंस की बैठक में जाना पड़े। लेकिन रिटायरमेंट से क्या बात कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी भी है सुप्रिया सुले, क्योंकि वो अब उनको जिम्मेदारियां भी दी गई थोड़ी बहुत, हालांकि उसके बाद बहुत सारे फेरबदल हो गए, जिम्मेदारियां पहले दी गई थी, तो सिर्फ शरद पवार के रिटायरमेंट से क्या बात कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि सुप्रिया सुले अगर पार्टी उस धड़े को अगर आगे लेकर जाती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये रहेगा कि वो किसकी तरफ है। देखिए, ये तो अभी तक साबित हो चुका कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले, ये जो दो बड़े नाम परिवार के हैं जो शरद पवार के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते, उसमें अजीत पवार बहुत आगे हैं सुप्रिया सुले से।
अजीत पवार तब से काम कर रहे हैं जब से 90 के दशक में जब से मुख्यमंत्री बने थे शरद पवार महाराष्ट्र के, और ज़मीन पर पार्टी को संभालने का काम उन्होंने अपने दम पर किया है। आज वो खुद 62-63 साल के हो गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ये पार्टी प्रभावी है, कहते हैं मराठवाड़ा के क्षेत्र में ही प्रभावी है ज़्यादा, तो वहाँ हर तालुका और हर कस्बे में उनके अपने पकड़ वाले लोग मौजूद हैं। यानी एक तरह से पार्टी पर पकड़ जो है वो अजीत पवार की है। सुप्रिया सुले बाद में राजनीति में आई और पिता की सीट पर अब वो वहाँ बारामती से चुनाव जीतती हैं, जो कि फैमिली पॉकेट बरो कहलाता है, वहाँ उनका अपना सीट है, तो वहाँ से वो जीती हैं, लेकिन पार्टी पर वो पकड़ उनके पास नहीं है। तो अब ऐसे में जबकि टूट गई है, क्या सुप्रिया सुले पार्टी को खड़े कर सकती हैं? क्या अजीत पवार के टक्कर में कोई दूसरा पार्टी उतना ही मजबूत खड़ा हो जाएगा? बावजूद इसके कि शरद पवार पीछे हैं, पर सब जानते हैं कि बहुत स्वस्थ नहीं है और वो साथ दे सकते हैं, लेकिन एक उन्हें चाहिए। तो ऐसा लग रहा है, और ये जानकारी भी आई है कि सुप्रिया सुले भी बहुत ज़्यादा इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें भी बहुत परिवार में विद्वेष हो जाए, विभेद हो जाए, इस तरफ वो नहीं जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बड़े सम्मान से शरद पवार ही गिव अप करने की स्थिति में हैं, तो फिर सुप्रिया सुले शायद कल को उसी खेमे में हो जहां पर अजीत पवार है। और उन्होंने कभी भी पब्लिकली कोई स्टेटमेंट अजीत पवार के बारे में दिया भी नहीं। दूसरा ये भी है कि राजनीतिक रूप से बारामती सीट से वो चुनकर आती हैं, अजीत पवार उसी बारामती सीट से विधायक चुन के आते हैं, तो अभी चीज़ें बहुत आसान है वहाँ चुनाव जीतना। कल को अगर कोई विभेद हो जाता है तो लोकसभा चुनाव में एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगा। देखिए शरद पवार ने अपना काम किया है, वहाँ पर वो लोग सहकारिता आंदोलन को लीड करते हैं, और ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है, इसमें जितने सदस्य होते हैं उनके घरों में कुछ उनको सदस्य बनाना, छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सीधे पैसे पहुँचते हैं। तो एक कोऑपरेटिव का एक सिस्टम उन्होंने तैयार किया है, और इसमें सिर्फ अजीत पवार हों या अजीत पवार की पत्नी हो या सुप्रिया सुले हो या शरद पवार हो, ऐसा नहीं है। पूरा जो एक्सटेंडेड पवार फैमिली है, वो सारा परिवार, जिनको हम लोग जानते भी नहीं है, जो शरद पवार के भाई के बेटे और तमाम जो बड़ा एक कुनबा है उनका, सबके सब सहकारिता आंदोलन के हिस्से हैं वहाँ पर, और सब के सब बड़े लाभार्थी हैं, लाभान्वित हैं। उन सबों का दबाव है, उन सबों का भी दबाव है, एक परिवार का दबाव है कि अगर ये टूट होता है परिवार में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आज की तारीख में सत्ता अजीत पवार के पास है, तो क्यों अजीत पवार को हम लोग मौका न दें? क्यों ऐसा न माने कि अब पवार साहब की जो पारी है वो अपने अवसान पर पहुंच गई है, ख़त्म होने के कगार पर है। और तो ये जो पूरा एक कह सकते हैं कि एक माइंडसेट उस परिवार का भी है, वो भी इस तरफ है। और आपने देखा होगा नाराज़गी जब आई पवार साहब को शुरुआत में, जब 2 जुलाई की ये घटना घटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पुणे में, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया, न टायर न रिटायर्ड, 7 जुलाई की ये बात है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभियान छेड़ूंगा और घूमूंगा मैं। और पहला कार्यक्रम उन्होंने नासिक में, येवला एक जगह है जहाँ से छगन भुजबल आते हैं, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम। और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वहाँ के लोगों से कहा कि मैंने गलत आदमी को चुन करके आपका प्रतिनिधि बनाया था। छगन भुजबल के बारे में उन्होंने कहा, और बड़ी चर्चा हुई इस कार्यक्रम की, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, इस तरह से वो जगह जगह जाएंगे। लेकिन एक तो वहाँ बारिश और पानी का मसला आ गया, और दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं। उसके बाद पवार साहब की तरफ से आपने देखा होगा कोई कार्यक्रम नहीं। यानी कि ये जो डिसीज़न लिया जा रहा है, जिसकी अटकलें हैं, वो इन्हीं फिलहाल हफ्ते 2 हफ्ते में हुई हैं। चीज़ें जो सोची गई हैं, समझी जा रही हैं। पिछले 1 महीने का कार्यकाल कह लीजिए जो रहा है। 2 जुलाई को अजीत पवार शपथ लेते हैं, फिर और उसके बाद कई बार मुलाकात भी अपने विधायकों के साथ की उन्होंने। तो 2 बार अजीत पवार करके अजीत पवार यानी कि समझाने में कामयाब रहे, कुछ अपनी बातें जो बताने में शायद कामयाब रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहन सुप्रिया सुले को भी बोला कि जाइए आप समझाइए, और सुप्रिया सुले ने बकौल उनके कहा कि देखिए वो मानते नहीं हैं। उसके बाद फिर सारे विधायक पहुंच गए थे यशवंतराव सेंटर, जो कि पार्टी ऑफिस है एनसीपी का।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक आपने देखा कि हाउस में कोई शक्ति परीक्षण हुआ ही नहीं, कोई विपक्ष ने मांगा ही नहीं, कांग्रेस ने मांगा ही नहीं कि भाई बताइए आप लोग कितने लोग हैं आपके आने के बाद, ये ज्वाइन कर लेने के बाद अब कितनी संख्या है आपकी। कुछ ऐसा पता ही नहीं चला। वहाँ तो सब हैप्पी गो लकी जैसी स्थिति है अभी महाराष्ट्र में। न कोई विपक्ष में है, न कोई मांग कर रहा है कि हम विपक्ष में हैं। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। पिछले दिनों उद्धव भी जाकर के अजीत पवार से मिल करके आए। और इंसिडेंटली आपको हम यहाँ बताते चलें कि ठाकरे फैमिली और पवार फैमिली रिलेटिव्स भी हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बाला साहब की बहन के लड़के से सुप्रिया सुले की शादी है। तो वहाँ पर राजनीति और पारिवारिक जो आपस में खींचतान है वो बड़े उस दृष्टि से देखा जाता है कि कहीं परिवारों पर इसका असर न पड़ जाए। सियासी पारिवारिक माहौल के अंदर अब मैं आखिरी में यही जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी बड़ा उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि शरद पवार के ना रहते इंडिया जो गठबंधन बना है वो कितना कमज़ोर होगा और उनके रहते हुए क्या मजबूती थी, और क्योंकि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, ये मौजूदा जो सत्र चल रहा है विधानसभा का, ये 4 तारीख को ख़त्म होगा। तो कहा जा रहा है कि 4 तारीख को ये घोषणा हो जाएगी कि वो राजनीति से संन्यास लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो घड़ी छाप और पूरी पार्टी है वो एनडीए गठबंधन में आ जाएगी। अभी तो घड़ी छाप पे थोड़ी दिक्कत है कि वो किसके तरफ गई है। उन्होंने एकनाथ शिंदे ने बड़े मेहनत से जतन से जो भी वजह रही हो वो तीर छाप तो प्राप्त कर लिया शिवसेना का, पर घड़ी छाप पर तो फैसला अभी होना बाकी है। तो अब तो पूरी तरह से घड़ी छाप आ जाएगा। तो एनडीए को एक बड़ा मजबूत आपको देखेंगे तो मिल जाएगा। आप चूंकि राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जिस बारे में एनडीए थोड़ा सा सशंकित था, परेशान था कि अगर एमवीए उधर है, पवार उधर है, उद्धव उधर है, कांग्रेस उधर है, तो इधर कौन है, तो बड़ी दिक्कत होती। तो पहला पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे टूट कर इधर आए, अब इस साल जुलाई में अजीत पवार आ गए। तो यानी कि अब एनडीए उधर मजबूत हो गया और वो जो 48 में 42 सीट लेकर के आए थे तो उन्हें वो चिंता नहीं सताएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीटें कम जाएंगी। पवार अगर चले जाते हैं इंडिया से, इंडिया अलायंस, इंडिया पार्टीज जो हैं उनसे, तो पवार साहब के जाने का, देखिए वो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी नहीं थे, पूरे महाराष्ट्र के नहीं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी की पकड़ थी और इसीलिए कभी भी वो 50, 55, 70 इसी के आसपास उनकी सीटें आई। कोई ऐसी कभी भी नहीं आ गई सीट की अपने दम पर वो सरकार बनाए। लेकिन चूँकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे 90 के दशक में ही, शुरुआत में ही 90 के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, केंद्र में मंत्री रहे थे, एक बड़ा नाम था उनका। तो पूरे देश में पवार साहब ज़्यादातर पावर में रहे तो हमेशा उनका एक बड़ा फार्म लॉबी में भी अच्छा कृषि मंत्री रहे ज़्यादातर, और हमेशा लगता था कि एक वरिष्ठ नेता साथ में है, सोनिया गांधी के अलावा अगर कोई वहाँ पर है मौजूद तो उनकी कमी तो खलेगी। साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। साइकोलॉजिकल बड़ा अच्छा था कि पवार साहब भी हैं साथ में, तो वो नहीं, क्योंकि उनका जो पूरे देश में छवि है वो उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उससे ज़्यादा थी। तो उसका एक लाभ था, वो हटेगा। और जैसा कि आपने कहा भी कि इंडिया में बहुत कुछ अभी होना बाकी है, कोई आएंगे जाएंगे, तो उसमें पहला ये होगा। और मुंबई में चूँकि कार्यक्रम रख दिया गया है तो पवार साहब के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो वो साथ दिखेंगे और बहुत सक्रिय रूप से उनको दिखना पड़ेगा क्योंकि मुंबई का सवाल है, मुंबई उनका घर है, तो या तो वो वहाँ रहेंगे। और क्या यही सोच समझ के और जानबूझ करके कहीं मुंबई जगह तो नहीं रख दिया गया कि पवार साहब फाइनली क्या सोच रहे हैं ये लोगों को पता लग जाए, क्योंकि पवार साहब के बारे में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या करने वाले हैं, किसी को पता नहीं लगता है। तो इस बैठक को, इंडिया वाली बैठक को 25 अगस्त को मुंबई में बुला करके एक निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया गया है शरद पवार को। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पवार साहब इस बार कोई अलग से पेच रखे होंगे, कोई अलग से कार्ड्स होंगे उनके पास, ऐसा लगता नहीं है। इस बार लगता है कि अजीत पवार भारी पड़े हैं। तो इस बार क्या शरद पवार का जो झोला है वो खाली हो गया है, और क्या अब वो
एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो जो बाकी दल हैं, जो गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें ये भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।